तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा कि किस तरीके से डायकॉट एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट करता है। अब इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि किस तरीके से मोनोकॉट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। तो अब अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट इन मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो में किस तरीके का डेवलपमेंट होता है। तो अपने को पता है फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे ज़ायगोट बोला जाता है। तो ये हो गया ज़ायगोट, और ये जो ज़ायगोट होता है कैसा ज़ायगोट होता है, डिप्लॉइड ज़ायगोट होता है। इसमें इसके एंड्स दिखाना जरूरी होता है क्योंकि इस तरफ होता है चलाज़ल एंड और इस तरफ होता है माइक्रोपाइलर एंड। ये दिखाना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि आगे चल के जो अपन सेल्स अपन जो डिनोट करने वाले हैं वो इसी एंड्स के थ्रू पहचाने जाएंगे, इसीलिए एंड्स दिखाना बहुत जरूरी है। तो इस सेल में अब यहाँ पे देखा जाता है माइटोटिक सेल डिवीजन, और जैसे ही माइटोटिक सेल डिवीजन होता है ये सेल यहाँ पे 3 सेल्स की फॉर्मेशन करता है। अब बात आती है कि ये 3 सेल्स की फॉर्मेशन हुई कैसे। सेल था एक, अगर एक सेल डिवाइड होगा तो 2 सेल बनेंगे, यहाँ 3 सेल कैसे बने। तो होता क्या है, इनिशियली ये सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनता है, फिर उन 2 में से एक सेल आगे डिवाइड करता है और आगे चल के टोटल 3 सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ये हो गया चलाज़ल एंड, ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड। तो अपने को पता है चलाज़ल एंड की तरफ जो सेल होता है इसे बोला जाता है टर्मिनल सेल बोलते हैं इसे, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल होता है इसे बोला जाता है बेसल सेल। इस सेल को बोला जाता है बेसल सेल, और ये जो सबसे ऊपर की तरफ है इसे बोला जाता है टर्मिनल सेल, और बीच में जो सेल प्रेजेंट रहता है यहाँ पे इसे बोला जाता है मिडल सेल। तो अब अपन देखते हैं कि ये सेल्स आगे चल के किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो टर्मिनल सेल होते हैं आगे चल के कॉटिलिडॉन्स की फॉर्मेशन करते हैं, कॉटिलिडॉन की फॉर्मेशन करते हैं। कॉटिलिडॉन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मोनोकॉट की बात कर रहे हैं, तो सिंगल कॉटिलिडॉन की बात करेंगे अपन। जो मिडिल सेल रहता है, मिडिल सेल मैक्सिमम पार्ट्स की फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो की। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो ये प्लीम्यूल की फॉर्मेशन करता है, रेडिकल की फॉर्मेशन करता है, एपिकोटाइल की फॉर्मेशन करता है, हाइपोकोटाइल की फॉर्मेशन करता है, और इवन ये सस्पेंसर की भी फॉर्मेशन करता है, और रही बात बेसल सेल की, तो बेसल सेल डिवीजन शो नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका सेल साइज इनलार्ज होता है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें इट डू नॉट शोस सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन की प्रोसेस को शो नहीं करता है, इसमें सिर्फ सेल इनलार्जमेंट होता है, सेल डिवीजन की प्रोसेस इसमें नहीं देखी जाती है। तो अगर अपन बात करें कि इसके बाद क्या होता है, तो सबसे पहले अपन ने देखा नीचे की तरफ बेसल सेल होता है, ये है बेसल सेल जिसका सेल इनलार्ज हो चुका है। फिर इसके ऊपर जो मिडिल सेल रहते हैं, मिडिल सेल बहुत सारा सेल डिवीजन करते हैं और यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और यही सेल्स आगे चल के बहुत सारे एम्ब्रियो के पार्ट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत सारे सेल्स की फॉर्मेशन हो गई जो मिडिल सेल्स से बने हुए हैं, और ऊपर की तरफ रहता है टर्मिनल सेल, और ये टर्मिनल सेल यहाँ पे सेल डिवीजन करके बहुत सारे सेल्स की फॉर्मेशन करता है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। अब इसके बाद की प्रोसेस देखते हैं कि इसके बाद किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसके बाद अगर अपन देखें तो बेसल सेल वैसा का वैसे रहता है, लार्ज बेसल सेल रहता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है मिडिल सेल से जो ये स्ट्रक्चर बना था, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाता है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें से ये जो ऊपर वाला पार्ट रहता है ये प्लूम्यूल रहता है, और जो नीचे वाला पार्ट रहता है रेडिकल रहता है। बस इसमें कुछ डिफरेंस होता है अपन देखेंगे। और यहाँ पे इस तरफ पे यहाँ पे रहते हैं सस्पेंसर, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है सस्पेंसर की, और इस तरफ यहाँ पे रहता है कॉटिलिडॉन, तो यहाँ पे रहता है कॉटिलिडॉन। तो अगर अपन स्ट्रक्चरली बात करें तो स्ट्रक्चरली ये जो नीचे का पार्ट दिख रहा है इसे अपन बोल सकते हैं बेसल सेल, इसे अपन कह सकते हैं बेसल सेल। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अपन बोल सकते हैं, इसे अपन कह सकते हैं सस्पेंसर, और इसे कहा जाता है कॉटिलिडॉन, ये होता है कॉटिलिडॉन। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस स्ट्रक्चर पे बहुत सारी शीट प्रेजेंट रहती है। ये स्ट्रक्चर होता है प्लीम्यूल, पर ये जो प्लीम्यूल रहते हैं बहुत सारी शीट से कवर्ड रहता है, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कोलियोप्टाइल। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कोलियोप्टाइल।
और नीचे की तरफ ये वाला जो स्ट्रक्चर रहता है ये रेडिकल होता है और ये भी क्या रहता है, शीट से कवर्ड रहता है। तो ये इस तरीके से शीट से कवर्ड रहता है और इसको यहाँ पे रेडिकल नहीं बोला जाता है, इसे बोला जाता है कोलियोराइजा, इसे कहा जाता है कोलियोराइजा। फिर अपने को पता है जिस जगह से कॉटिलेडॉन अटैच रहता है उसे बोला जाता है कॉटिलेडोनरी नोड। तो इस पर्टिकुलर जगह को बोला जाता है कॉटिलेडोनरी नोड, इसे कहा जाता है कॉटिलेडोनरी नोड। और ये यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है एपिकोटाइल, इतने जगह पे प्रेजेंट रहता है एपिकोटाइल और इस कॉटिलेडोनरी नोड के नीचे प्रेजेंट रहता है हाइपोकोटाइल। तो इसे अपन कह सकते हैं हाइपोकोटाइल। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये जाइगोट था, ये 2n था, ऊपर की तरफ चलाज़ल एंड था, नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड था। इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ, 3 सेल्स की फॉर्मेशन हुई। चलाज़ल एंड की तरफ जो सेल था उसे टर्मिनल सेल बोला गया और ये आगे चल के कॉटिलेडॉन की फॉर्मेशन करता है। फिर बीच में था मिडिल सेल, ये मिडिल सेल मैक्सिमम पार्ट्स की फॉर्मेशन करता है, जैसे रेडिकल हो गया, प्लूम्यूल हो गया, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, सस्पेंसर हो गया। फिर इसके बाद जो नीचे वाला सेल रहता है बेसल सेल रहता है, ये आगे चल के सेल डिवीजन की प्रोसेस को नहीं शो करता है, मतलब ये सिर्फ इनलार्जमेंट की प्रोसेस करता है, सेल इनलार्जमेंट। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मिडिल सेल डिवाइड होकर ऐसे बहुत सारे सेल्स बना लेता है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स, और ऊपर जो टर्मिनल सेल रहता है वो भी बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बना लेता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। फिर इसके बाद ये बेसल सेल वैसा का वैसे रहता है, यहाँ पे सस्पेंसर की फॉर्मेशन होती है। ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एम्ब्रियो का, जिसमें से नीचे की तरफ वाला जो पार्ट है ये होता है रेडिकल वाला पार्ट। और रेडिकल क्योंकि यहाँ से शीट से कवर्ड रहता है इसलिए इसे कोलियोराइजा बोलते हैं। ऊपर रहता है प्लूम्यूल, पर प्लूम्यूल भी शीट से कवर्ड है इसलिए इसे कोलियोप्टाइल बोला गया है। फिर यहाँ पे क्या रहता है, ये रहता है एपिकोटाइल, ये रहता है हाइपोकोटाइल, और जिस जगह से अपना कॉटिलेडॉन जुड़ा हुआ रहता है उसको बोला जाता है कॉटिलेडोनरी नोड। अब अपन देखते हैं कि इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसके बाद जो सस्पेंसर होता है और जो बेसल सेल होता है ये डीजेनरेट हो जाते हैं। देखते हैं अपन किस तरीके की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। तो यहां पे अपन स्ट्रक्चर को देखते हैं आगे। तो अपन लिख सकते हैं सस्पेंसर एंड बेसल सेल डीजेनरेट। अब क्या होता है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है और यहां रहता है कॉटिलेडॉन। तो इसे अपन बोल सकते हैं कॉटिलेडॉन। यहां पे रहता है रेडिकल वाला पार्ट जो बहुत सारी शीट से कवर्ड है और इसे बोला जाता है कोलियोराइजा। ये वाला पार्ट होता है प्लूम्यूल वाला पार्ट और ये भी शीट से कवर्ड रहता है इसलिए इसे बोला जाता है कोलियोप्टाइल। यहां पे प्रेजेंट रहता है कॉटिलेडोनरी नोड जो कॉटिलेडॉन को जोड़ के रखता है, ये होता है कॉटिलेडोनरी नोड। ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहता है एपिकोटाइल, ये वाली जगह हो गई एपिकोटाइल वाली, इसे अपन बोल सकते हैं एपिकोटाइल। और ये यहां पे प्रेजेंट रहता है, ये वाली पार्ट हो गया हाइपोकोटाइल। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है और इसे अपन बोल सकते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब अपन बात करते हैं कि एक सीड के अंदर मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसे प्रेजेंट रहता है। तो अपन लिख सकते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। अब सीड के अंदर मोनोकॉट एम्ब्रियो किस तरीके से दिखता है, तो अपन यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं मेज के सीड का। मेज का सीड कुछ इस तरीके से रहता है। जो मेज का सीड रहता है ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड रहता है और ये डिवाइडेड होता है एपिथेलियम टिश्यूज के वजह से। तो ये एपिथेलियम टिश्यूज क्या करते हैं, इसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। इसे लिख सकते हैं अपन एपिथेलियम सेल्स बोल सकते हैं या फिर टिश्यूज बोल सकते हैं अपन।
तो एपिथेलियम टिश्यू की एक लेयर रहती है जिसके कारण ये जो सीड है, अपन बोल सकते हैं ये सीड है, मोनोकॉट सीड, ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है। अब यहाँ पे एक बड़ा कंपार्टमेंट दिख रहा है और एक छोटा कंपार्टमेंट दिख रहा है। ये जो बड़ा कंपार्टमेंट दिख रहा है, इस बड़े कंपार्टमेंट में प्रेजेंट रहता है एंडोस्पर्म। और रही बात कि ये एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये वाला एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है छोटे वाले कंपार्टमेंट में। तो अपन बड़े कंपार्टमेंट में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आउटर मोस्ट जो एंडोस्पर्म रहता है, ये एंडोस्पर्म एक प्रोटीन से मिलकर बना रहता है जिसे बोला जाता है एल्यूरोन लेयर। तो अपन लिख सकते हैं एल्यूरोन लेयर। इसे अपन बोल सकते हैं आउटर मोस्ट एंडोस्पर्म। ये आउटर मोस्ट एंडोस्पर्म होता है। ये जो एल्यूरोन लेयर है इसे अपन ऐसा बना सकते हैं, ये है एल्यूरोन लेयर। ये प्रोटीन से मिलकर बनी है ये लेयर, और ये एक तरीके का आउटर मोस्ट एंडोस्पर्म होता है। तो इसे अपन लिख दिया है एल्यूरोन लेयर, और ये आउटर मोस्ट एंडोस्पर्म होता है। फिर इसके अंदर भी एंडोस्पर्म पाया जाता है। जो अंदर जो एंडोस्पर्म पाया जाता है, इस एंडोस्पर्म को बोला जाता है स्टार्ची एंडोस्पर्म। अब इसे स्टार्ची एंडोस्पर्म क्यों बोलते हैं, तो इसका रीजन है, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो ये एंडोस्पर्म है ये किससे मिलकर बना हुआ है, स्टार्च से मिलकर बना हुआ है। और रही बात एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो ये यहाँ पे प्रेजेंट रहता है छोटे वाले कंपार्टमेंट में। इस तरीके से एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है। इधर रहता है कोलियोप्टाइल और इधर रहता है कोलियोराइजा। तो इस तरीके से एक सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है, और ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट रहता है, इस कंपार्टमेंट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। तो अब अपन देखते हैं सीड के बारे में। तो अपन सभी को पता है सीड जो होता है ये ओव्यूल से फॉर्म होता है। अगर सीड के बारे में बात करें तो इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सीड कोट, एक होता है एम्ब्रियो, और एक होता है अपन जिसे बोल सकते हैं कॉटिलेडॉन। अब अगर कॉटिलेडॉन्स के बारे में बात करें तो कॉटिलेडॉन्स के बेसिस पे सीड जो होती है दो टाइप की होती है। एक होती है मोनोकॉट सीड, और एक होती है डाइकॉट सीड। तो मोनोकॉट सीड के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें सिंगल कॉटिलेडॉन प्रेजेंट रहता है, सिंगल कॉटिलेडॉन रहता है इसमें। और अगर डाइकॉट सीड के बारे में बात करें तो इसमें कितने कॉटिलेडॉन रहते हैं, इसमें दो कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, इसमें दो कॉटिलेडॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब मोनोकॉट सीड भी जो होती है फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक होती है एंडोस्पर्मिक सीड, और एक होती है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड को अल्ब्यूमिनस सीड भी बोला जाता है, अल्ब्यूमिनस सीड। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को नॉन अल्ब्यूमिनस या फिर एक्स अल्ब्यूमिनस सीड भी बोला जाता है। तो अगर अपन मोनोकॉट के अल्ब्यूमिनस सीड के बारे में बात करें तो इसका एग्जांपल है ऑर्चिड, और इसके अगर एग्जांपल की बात करें अपन नॉन एल्ब्यूमिनस की तो इसका एग्जांपल है नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल है मेज। उसी तरीके से अगर डाइकॉट सीड के बारे में बात करें तो इसके भी दो कैटेगरीज में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं एंडोस्पर्मिक और एक को बोल सकते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। तो एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल होता है कैस्टर, और नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल होता है पी। नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल है पी। तो इस तरीके से अपन सीड को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कॉटिलेडॉन के बेसिस पे। तो अब अपन देखते हैं फ्रूट्स के बारे में। अपन सभी को पता है फ्रूट्स जो होता है ये ओवरी से फॉर्म होता है, जैसे ही अपन बोल सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओवरी से फॉर्म होता है फ्रूट की बात करें अपन तो ये तीन टाइप के फ्रूट होते हैं। एक होता है सिंपल फ्रूट, एक होता है एग्रीगेट फ्रूट, और एक होता है कंपोजिट फ्रूट। तो अपन बात करते हैं इन अलग अलग टाइप्स के बारे में। जब सिंपल फ्रूट के बारे में बात करते हैं तो ये सिंगल पिस्टिल से मिलके बनता है, एक फ्लावर की सिंगल पिस्टिल से मिलके बनता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं सिंगल ओवरी, या फिर अपन लिख सकते हैं पिस्टिल ऑफ वन फ्लावर। और इस टाइप के फ्रूट को बोला जाता है सिंपल फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट की बात करें तो इसमें मल्टीपल पिस्टल्स रहते हैं बट फ्लावर एक रहता है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं मल्टीपल पिस्टल ऑफ सिंगल फ्लावर। सिंगल फ्लावर की मल्टीपल पिस्टल रहती है।
और अगर कंपोजिट फ्रूट के बारे में बात करें तो इसमें कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट रहता है। इसमें अपन लिख सकते हैं कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट। इसमें कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट रहता है और वो आगे चल के फ्रूट की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी होते हैं। ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं ये ऐसे फ्रूट होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होते हैं। तो अपन देखते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में अपन लिख सकते हैं अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट बोल सकते हैं अपन। ये अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट है क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन की फ्रूट प्रोसेस नहीं होती और ये फ्रूट ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के फ्रूट फॉर्म होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि एम्ब्रियो नहीं रहेगा। तो अपन लिख सकते हैं नो एम्ब्रियो विल बी प्रेजेंट इनसाइड द सीड, इनसाइड द फ्रूट लिखना पड़ेगा अपने को, इनसाइड द फ्रूट। अब बात आ रही मैंने यहाँ पे सीड क्यों नहीं लिखा है। अब एम्ब्रियो ही प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं रहेगा, सीड ही प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कि नो सीड इज प्रेजेंट। तो अपन देख सकते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में बात करें तो ये अनफर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियो जो रहता है ये फ्रूट के अंदर प्रेजेंट रहता है और इसके अंदर सीड नहीं पाई जाती है। तो अगर अपने को ऐसा फ्रूट बनाना है जिसमें सीड नहीं चाहिए तो अपन पार्थेनोकार्पिक की हेल्प से बना सकते हैं। अगर बात करें अपन नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की, नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की अगर अपन बात करें तो बनाना एक नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, इसके अंदर सीड नहीं देखी जाती है। और अगर बात करें अभी प्रेजेंट टाइम की तो कई बार ऐसे ग्रेप्स बना चुके हैं। ऐसे ग्रेप्स एक ऐसा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट अभी बनाया गया है जिसके अंदर सीड नहीं दिखा जाता है। पहले के ग्रेप्स में सीड देखे जाते थे पर अभी जो ग्रेप्स बन रहे हैं वो पार्थेनोकार्पिक के प्रोसेस से बन रहे हैं और इसके कारण उसमें सीड्स नहीं देखे जाते हैं। तो अब अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। जनरली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग के वक्त यूज होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, अब होता क्या है इस प्रोसेस में तो देखते हैं अपन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जनरली अगर मैं चाहता हूं कि ऐसे दो प्लांट्स मेरे पास है जिसमें एक प्लांट में एक अलग डिजायर्ड क्वालिटी है और दूसरे प्लांट में एक दूसरी अलग डिजायर्ड क्वालिटी है, अगर मैं इस दोनों प्लांट की डिजायर्ड क्वालिटी को कंबाइन करके एक ऐसा प्लांट बनाना चाहता हूं जिसमें इसकी भी डिजायर्ड क्वालिटी हो और दूसरे प्लांट की भी डिजायर्ड क्वालिटी हो, तब यहाँ पे एक प्रोसेस को यूज किया जाता है जिसे बोला जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो जनरली इस प्रोसेस को प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हैं। देखते हैं अब अपन इसके स्टेप्स के बारे में कि कौन सी इसमें स्टेप्स होती है। अगर सबसे पहले स्टेप के बारे में बात करें तो फर्स्ट स्टेप होती है सिलेक्शन ऑफ प्लांट। प्लांट सिलेक्ट करना बहुत नेसेसरी होता है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स। तो अब अपन इसके एक एग्जांपल के बारे में देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास दो प्लांट है और वो प्लांट है शुगर केन का। अगर एक प्लांट है जिसका शुगर केन जो है वो बहुत थिक है, मतलब मोटे है, बट उसमें जो शुगर केन है उसकी हाइट बहुत कम है, शॉर्ट हाइट है उसकी, और मेरे पास दूसरा शुगर केन है जो थिन है बट उसकी हाइट बड़ी है। तो अब मेरे पास क्या डिजायर्ड क्वालिटी, एक डिजायर्ड क्वालिटी एक प्लांट की क्या है कि उसका शुगर केन थिक है, और दूसरी डिजायर्ड क्वालिटी क्या है दूसरे प्लांट की कि उसके शुगर केन की हाइट बड़ी है। तो मैं क्या चाहता हूं ये दोनों डिजायर्ड क्वालिटी एक मेरे को अकेले प्लांट में मिले, तब मैं यहाँ पे प्रोसेस करूंगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ पे मान लो अपन ने ले लिया प्लांट ए। प्लांट ए में मान लो इसमें ये टॉल है, टॉल एंड थिन स्टेम बोल सकते हैं अपन, और दूसरी प्रॉपर्टी अपन ले सकते हैं प्लांट बी की कि ये है शॉर्ट एंड थिक स्टेम। तो अब मेरे पास डिजायर्ड कैरेक्टर्स क्या है, मेरा डिजायर्ड कैरेक्टर है कि जो मेरा गन्ना है या शुगर केन है ये टॉल होना चाहिए, और दूसरी चीज ये कैसा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। और मेरे पास प्लांट क्या है, दो अलग अलग प्लांट है। प्लांट ए का एक कैरेक्टर है मेरे पास जो टॉल है, और प्लांट बी का एक कैरेक्टर है जो है थिक। तो मैं इस दोनों कैरेक्टर को कंबाइन करना चाहता हूं और एक ऐसा प्लांट बनाना चाहता हूं जो टॉल भी हो और कैसा हो, थिक भी हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को यूज करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि मेरे को प्लांट सिलेक्ट करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है प्लांट का। अब सेकंड स्टेप के बारे में अपन देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में मान लो कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूं एक प्लांट को जो फीमेल, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं अपन इसके बारे में। जैसे ये प्लांट है और इसमें मैं बात कर रहा हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। तो अगर ये प्लांट में
अगर इसमें मान लो एक ऐसा फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें अगर फ्लावर है और कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और मैं किस स्ट्रक्चर की बात करूं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है कि अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मेरे को यहां से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अलग नहीं करता हूं तो क्या होगा, उसी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पोलन आके इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे लैंड करेंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। इसीलिए इस प्रोसेस को या फिर इस चीज को अवॉइड करने के लिए यहां पे अपन क्या करते हैं, तो इस प्लांट के अपन क्या कर लेंगे, वी विल कट द एंथर ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर का अपन क्या कर लेंगे, एंथर कट कर लेंगे। अब एंथर कट करने से क्या होगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो गायब हो जाएंगे या हट जाएगा। अगर वो हट जाएगा तो क्या होगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। और इसी प्रोसेस को, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अपन कट करने की प्रोसेस बोल रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है, एंड इट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है इमैस्कुलेशन। क्या होता है इमैस्कुलेशन? सबसे पहला स्टेप क्या था अपना, कि सिलेक्शन ऑफ प्लांट सिलेक्ट कर लिया। सेकंड स्टेप ये था कि अगर मेरे पास एक ऐसा प्लांट है जिसका मैं कौन सा ले रहा हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ले रहा हूं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ले रहा हूं और मान लो उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब उसमें पहले से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा, अगर एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, तो चांसेस सेल्फ पॉलिनेशन के बहुत ज्यादा होंगे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को काट के हटा देना पड़ेगा, और काट के हटाने की इसी प्रोसेस को बोला जाता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही किया जाता है। अगर यहाँ पे ये प्लांट अगर कैसा होता, अगर इसमें लिखता हूं मैं, इफ इट इज अ यूनिसेक्सुअल, इफ इट हैज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तब यहां पे इमैस्कुलेशन की प्रोसेस नहीं की जाती है। देन देयर is no emasculation, तब यहां पे emasculation की प्रोसेस को नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि यहां पे पहले से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है। अब मैंने क्या किया है, तो जो प्लांट था जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था, इसमें से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को निकाल दिया है। बात आती है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कैसे निकाले। अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बड़ा होता है तो उसको सिंपल सीजर से कट कर सकते हैं अपन। अगर जैसे मान लो एक फ्लावर है, फनल शेप फ्लावर है, उसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऊपर तक क्या आ रहा है, तो सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, सीजर लेके कट कर सकते हैं। बट मान लो अगर फ्लावर छोटा है और उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी छोटा है, दिख नहीं रहा है इजीली, अपन सीजर से कट नहीं कर सकते, तब वहां पे सक्शन पुल या फिर सक्शन पंप की यूज करते हैं, या फिर यूज करते हैं सक्शन पंप का, और उस प्रोसेस सक्शन पंप के थ्रू क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अलग कर लेते हैं। अब अपन देखते हैं थर्ड स्टेप। तो अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं तो थर्ड स्टेप होती है बैगिंग। अब बात करते हैं बैगिंग मतलब क्या होता है, तो समझते हैं बैगिंग के बारे में। तो अपन देखते हैं थर्ड स्टेप के बारे में। तो थर्ड स्टेप है बैगिंग। तो अभी क्या किया अपन ने, एक प्लांट था, प्लांट में से अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर निकाल लिया, अब उसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब क्योंकि उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्रेजेंट है, तो अब क्या करेंगे, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एक बैग से ढक देंगे अपन, या कवर कर देंगे। क्यों कवर कर देंगे? ताकि कोई अननेसेसरी पोलन ग्रेन आके उस पर लैंड ना करे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को अकम्प्लिश ना करे। तो थर्ड प्रोसेस जो होती है, थर्ड स्टेप जो होती है, वो होती है बैगिंग, जिसमें क्या किया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एक बैग से कवर कर दिया जाता है, और इस बैग से कवर करने के कारण क्या होता है, तो जो अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन होता है ये आके उस पर लैंड नहीं करता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है कि जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है, जैसी स्टिग्मा अपन जब बैगिंग कर लेते हैं, अब इसके बाद जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, और उस डिजायर्ड पोलन ग्रेन को इस बैग को हटा के इस स्टिग्मा पे डस्ट किया जाता है। तो अपन नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स on the stigma of emasculated flower। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि अब अपन क्या करेंगे, तो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद उसको कौन से स्टिग्मा पे डालेंगे, उस स्टिग्मा पे जिसमें इमैस्कुलेशन की प्रोसेस हुई है। इसके बाद वाली स्टेप जो होती है, अब यहाँ पे अपने को कोई स्टेप नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि अब प्लांट खुद ही अपनी स्टेप करते हैं। अब यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है।
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और लास्ट स्टेप जो अपन मेन इंपॉर्टेंट स्टेप बोल सकते हैं कि अब फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन चुकी है, अब इस सीड को अपन क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके देखेंगे कि क्या वो जो प्लांट बना है उसमें डिजायर्ड क्वालिटीज है या नहीं। क्या थी अपनी डिजायर्ड क्वालिटी? एक थी कि वो हाइट था, उसका हाइट कैसा होना चाहिए, टॉल होना चाहिए। और दूसरा अगर अपन डिजायर्ड क्वालिटी की बात करें तो वो था थिकनेस। थिकनेस है उसकी दूसरी डिजायर्ड क्वालिटी। और थिकनेस कैसी चाहिए थी अपने को? थिक चाहिए था। तो अगर अपन बात करते हैं कि वो जो सीड की अपन टेस्टिंग करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होती है, 6th स्टेप होती है इसमें टेस्टिंग। अब सीड की जब टेस्टिंग की जाती है और नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है, अगर नए प्लांट में टॉल भी कैरेक्टर है और थिक भी है, तब इस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये जो प्रोसेस हुई है ये सही तरीके से हुई है और मेरे को एक डिजायर्ड प्लांट मिला है। तो अपन ने यहाँ पे देखा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब यहाँ पे इस चैप्टर का एंड हो चुका है, खत्म हो गया ये चैप्टर। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन।